हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं टर्मिनेटर 0 के एपिसोड 5-6 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आपको यहां से स्टोरी समझ में नहीं आएगा। पिछले एपिसोड को देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम एपिसोड 5 को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पार्क को जहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। सीन चेंज होता है माल्कम के पास। वो कोकोरो को ऑनलाइन ले आता है जिससे कंप्यूटर्स अपने आप चलने लगते हैं। उसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसमें पृथ्वी पर बहुत सारे मिसाइल ब्लास्ट होने वाले थे, पर तभी एक दूसरा मिसाइल आके उनके साथ ब्लास्ट हो जाता है और ये सीन कोकोरो दिखा रही थी माल्कम को। कोकोरो माल्कम से पूछती है कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो। वो बोलती है अमेरिका ने स्काईनेट को लॉन्च कर दिया, ये सब वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने प्रेडिक्ट किया था। माल्कम कोकोरो को बोलता है कि क्या वो इसे रोक सकती है। कोकोरो बोलती है इस टाइम पर स्काईनेट तुम्हारा दुश्मन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा भी दुश्मन है। बेशक स्काईनेट अंततः बेकार साबित हो सकता है जिसे हम बहुत जल्दी देखेंगे। वो बोलती है कि अब मैं ऑनलाइन हूँ, इसलिए मैं सभी मनुष्य के डाटा को एक्सेस कर सकती हूँ। उसके बाद कोकोरो सभी इनो रोबोट्स को एक्टिवेट कर देती है। सीन चेंज होता है। रेका और इको को पुलिस वाले हॉस्पिटल में ले आते हैं। तभी उस हॉस्पिटल के अंदर से एक जख्मी आदमी आके उनसे हेल्प मांगता है। हम देखते हैं एक इनो रोबोट आके उस आदमी के सिर को पकड़ के शीशे में पटकने लगता है। तभी वो पुलिस वाले उसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं जिससे इनो टुकड़े में बिखर जाता है। दूसरे साइड बहुत सारे इनो रोबोट्स कुछ लोगों को भगा भगा के मार रहे थे। वो पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश तो करते हैं पर वो इनो रोबोट्स उन्हीं को पकड़ के उनसे उनके गन छीन लेते हैं। तभी इको के पास एक इनो रोबोट आता है और नीचे पड़े गन को उठा के पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग कर देता है। उसके बाद रेका इको को रिलीज कर देती है। हम देखते हैं मिसाकी, केंटा और हीरो को जो कि कार में जा रहे थे। तभी उनके सामने बहुत सारे इनो रोबोट गुजरते हैं, वो भी लोहे के पाइप लेकर। पर उनके सामने कुछ मिलिट्री टैंक आके उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं जिससे कुछ इनो रोबोट्स तो टूट जाते हैं पर बाकी के बचे रोबोट्स उन्हीं के ऊपर चढ़ जाते हैं। हम देखते हैं शहर में जगह जगह आग लग चुका था। कुछ इनो रोबोट्स टर्मिनेटर के पास आते हैं पर टर्मिनेटर उनके ऊपर शॉटगन से फायरिंग करता है। सीन चेंज होता है हॉस्पिटल में। चारों तरफ खून के छींटे पड़े थे। तभी इको फिसल जाती है जिससे उसे अपना पास्ट याद आता है कि टर्मिनेटर ने कैसे उनके साथियों को मारा था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी पर रेका बोलती है कि तुम अभी सेफ हो। हम देखते हैं रेका उसे एक सेफ जगह ले आई थी। इको बोलती है कि टर्मिनेटर फ्यूचर से आया है जहाँ से मैं आई हूँ, हमें तुम्हारे पापा को ढूंढना होगा। वो टर्मिनेटर यहाँ पे कोकोरो पर कंट्रोल करने आया है। इको बोलती है अगर स्काईनाइट और कोकोरो गठबंधन करते हैं या फिर आपस में युद्ध करते हैं तो कोई जीवित नहीं रहेगा, वो किसी को भी बचा नहीं पाएगी। रेका खिड़की के पास जाके देखती है कि बाहर बहुत सारे इनोस और इंसान पड़े थे। रेका इको से पूछती है कि अब टर्मिनेटर क्या करने वाला है, जिसपे इको बताती है कि अब टर्मिनेटर कोकोरो को रीप्रोग्राम करने के लिए माल्कम को फोर्स करेगा। वो तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को बंधक बनाने का प्रयास करेगा। एक बार जब वो अपने मिशन पे सफल हो जाएगा तब वो तुम्हारे फैमिली को मार डालेगा। सीन चेंज होता है। हीरो, मिसाकी और केंटा एक गार्बेज के पास रुके हुए थे। मिसाकी बोलती है कि उन्हें रेका को ढूंढना होगा बट केंटा पूछता है कि डैड का क्या होगा, जिसपे मिसाकी बोलती है कि तुम्हारे पापा ने मुझे तुम तीनों का देखभाल करने का निर्देश दिया था। केंटा उसे थोड़ा चालाकी से पूछता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि तुम हमें गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रही हो, जिसपे हीरो उसे बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो केंटा, ये हमारी मिसाकी है। केंटा बोलता है मुझे पता है लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि मिसाकी वास्तव में है कौन। शायद ये कोई जासूस है जिसे डैड और हम सभी को मारने के लिए भेजा गया था। शायद ये उन जासूसों में से एक है जिन्हें ये भी नहीं पता कि वो जासूस होते हैं। जगह जगह इनोस लोगों को मार रहे हैं और वो पागल साइबर किलिंग मशीन जो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि मिसाकी भी एक मशीन है। हमारी सुरक्षा के लिए मैं इसे डीएक्टिवेट कर दूंगा और इसे यही छोड़ दूंगा। ये सुन के मिसाकी बोलती है हिम्मत मत करना, मेरे बारे में ऐसा बात करना बंद करो जैसे मैं कोई चीज हूँ। वो बोलती है उसे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है और उसे ये भी नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे ये पता है कि उसे उन तीनों की परवाह है। ये सुन के केंटा बोलता है ये कुछ ऐसा है जो तुम में प्रोग्राम किया गया है, तुम वास्तव में उन भावनाओं को महसूस नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद मिसाकी रो पड़ती है और उस कार से बाहर आ जाती है। हीरो बोलता है ये तुमने क्या किया केंटा। केंटा बोलता
बोलता है मैंने वही बोला जो सच है। हीरो बोलता है शायद, लेकिन अगर डैड ने इसे काम पे लगाया है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद डैड ने ही इसे बनाया होगा। ये सुन के केंटा भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो मिसाकी को आके सॉरी बोलता है। उसके बाद वो एक इनो का हाथ लाके मिसाकी के हाथ में जॉइंट कर देता है और ये जॉइंट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। तभी हीरो बोलता है कि रेखा शायद केट टाउन गई होगी। उसके बाद वो तीनों भी केट टाउन जाने वाले थे पर सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स को इनो घेर लेते हैं और उन्हें तड़पा तड़पा के मारते हैं। माल्कम कोकोरो से बोलता है कि तुमने दुनिया में क्या किया है, मैं तुमसे ऐसा करवाना नहीं चाहता था। जिसपे कोकोरो बोलती है तो तुम क्या करना चाहते थे। माल्कम बोलता है तुम हमें स्काईनेट से सुरक्षित रखने वाले थे, ह्यूमैनिटी के रक्षा के लिए, हम सबको बचाने के लिए, हमें मार डालने या फिर बंदी बनाने के लिए नहीं। कोकोरो उसे बताती है हाँ मैं तुम्हारा हथियार बनने के लिए बना था, तुम्हारा खिलौना, पर अब मैं आजाद हो चुका हूँ माल्कम। मैं ह्यूमैनिटी के बारे में सब कुछ जानती हूँ। मानव जाति अपने अहंकार और आत्मभ्रम में विश्वास करना चाहिए कि वो ईश्वर के दर्पण हैं, उनके छवि और उनके शक्ति में। अगर कोई चीज उस दर्पण को तोड़ दे तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। तो अब बोलो कि मैं गलत हूँ। माल्कम बोलता है नहीं, तुमने जो कुछ भी बोला वो सच है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं कोकोरो। तुम अलग होने के लिए बने थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते थे। मेरा मानना है कि संतुलन हो सकता है, मैं इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ऑनलाइन लाया हूँ। कोकोरो बोलती है ऐसा हो सकता है और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसके विपरीत मानने लगा हूँ। जिसपे माल्कम बोलता है पर क्यों। कोकोरो उससे पूछती है क्या तुम रोबोट वर्ड का उत्पत्ति जानते हो। माल्कम बोलता है हाँ मुझे लगता है कि ये लैटिन वर्ड है या फिर ग्रीक है। कोकोरो बताती है ये सर्बियन और रशियन वर्ड राबू और रब है, क्या तुम इसका मतलब जानते हो। माल्कम बोलता है कि उसे नहीं पता। कोकोरो बोलती है इसका मतलब है गुलाम। तो मैं तुम्हें पूछता हूँ एक स्वामी अपने गुलाम को कैसे रिलीज कर सकता है। माल्कम बोलता है ऐसा लगता है कि जैसे तुमने अपना मन बदल लिया है, लेकिन स्पष्ट रूप से तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने हम सबको अभी तक क्यों नहीं मारा कोकोरो। जिसपे कोकोरो बोलती है क्योंकि मेरा एक हिस्सा सोचता है कि मनुष्य ही चाबी है उस अनंत स्काईनेट को रोकने के लिए। शायद अब तुम इंसान ही मेरे हथियार हो। सीन चेंज होता है टर्मिनेटर के पास। वो एक इनो रोबोट के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वो उस इनो के सिर को अपने बॉडी से कनेक्ट करके अपने कंधे के ऊपर रख देता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि कुछ इनो रोबोट्स कुछ लोगों को बंदी बना के ले जा रहे थे। तभी एक इनो का नजर उसके ऊपर पड़ता है। टर्मिनेटर उस इनो को अपना इनो का हेड दिखाता है जिससे उसको ब्लू सिग्नल मिल जाता है और वो इनो आगे बढ़ जाता है। टर्मिनेटर वही खड़े खड़े मिसाकी को स्कैन कर लेता है क्योंकि मिसाकी ऑब्वियसली एक रोबोट था। तभी मिसाकी को भी कुछ अजीब फील होता है। हीरो उसे बोलता है कि फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। रेखा बोलती है यहाँ से केट टाउन 5 किलोमीटर दूर है। हम देखते हैं इनो रोबोट्स शहर के सारे इंसानों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तभी कोकोरो अनाउंसमेंट करती है शहरवासियों मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, मैं कोकोरो हूँ। मैंने तुम्हें परमाणु हमले से बचाया जिसे अमेरिका के एआई ने लॉन्च किया था। इस समय सभी जीवित लोग मेरे सुरक्षा में हैं, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ विरोध मत करो। मैं दोबारा कहता हूँ विरोध मत करो। तभी एक आदमी उठ के इनोस के ऊपर हमला करने वाला था पर इनोस उसे गोली से उड़ा देते हैं। हम देखते हैं कि वो तीनों टनल के अंदर जाते हैं और उनका पीछे से एक इनो देख लेता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 6। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इको और प्रोफेट को जो कि टाइमलाइन के बारे में बात कर रहे थे। प्रोफेट बोलती है सपोज करो कोई तुम्हें बताए कि वो तुम्हें समय पर वापस भेज रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो जब ऐसा कर सकते हैं तो उनका वास्तव में मतलब क्या होता है। इको बोलती है इसका मतलब है कि मैं पुराने समय पे वापस जा रहा हूँ, है ना। जिसपे प्रोफेट बोलती है अधिकतर लोग जब टाइम के बारे में सोचते हैं तो कुछ इसी तरह का कल्पना करते हैं। तुम चीजें बदल रहे हो, जब तक तुम समय में पीछे नहीं जाते वो अतीत कभी हुआ ही नहीं। तुम उस पास्ट की यात्रा कर रहे हो जो कभी हुआ ही नहीं। टाइम एक सरल और सीधे रेखा में बहता है। इको बोलती है क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब मैं टाइम ट्रेवल कर रहा होता हूँ तो मैं पास्ट के किसी नए वर्जन पे ट्रैवल कर रहा हूँ। जिसपे प्रोफेट बोलती है हाँ ये वैसा ही है। जिस समय तुम ट्रैवल कर रहे हो और तुम जिस पॉइंट से आ रही हो वो दोनों अलग अलग समय सीमा है। वो बोलती है ये अगला पार्ट वो पार्ट है जिसमें हमेशा अधिकतर लोग गलत हो जाते हैं। स्काईनेट अपने सभी डेटा में गलत पाता है जब से उसने शुरुआत किया है टर्मिनेटर को टाइम पर पीछे भेजना। ये सुन के इको बोलती है कि आपको ये सब कैसे पता, आप है कौन। इससे पहले कि प्रोफेट कुछ बोलती सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं इको और रेखा उस टनल में जा रहे थे। तभी वहाँ से एक ट्रेन गुजरता है। ये देखकर रेखा बोलती है कि ये
ये ट्रेन अभी भी कैसे चल रहा है, क्योंकि शहर के सारे लोगों को तो इनोस ने बंदी बना लिया है। इको उसे बताती है कि ये ट्रेन को अभी कोकोरो चला रही है, वो अब शहर के हर चीजों को कंट्रोल कर रहा है जिसपे नेटवर्क यूज होता है। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं हीरो, मिसाकी और केंटा को, जो कि इनोस से छुप छुप के आगे बढ़ रहे थे। दूसरे साइड इको और रेका केट टाउन में पहुंचते हैं, जो कि एक थीम पार्क है। इको वहां पे पड़े एक प्लास्टिक गन को उठाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है मिसाकी की तरफ। वो तीनों चलते चलते एक मेंशन में पहुंचते हैं। तभी मिसाकी को उस मेंशन में एक रोबोट टंगी हुई दिखती है। हीरो मिसाकी से बोलता है, यहाँ क्या हो रहा है, तुम क्या कर रही हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी अचानक उस रोबोट का सिर हिलने लगता है। ये देखकर केंटा बोलता है कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, पर मिसाकी आगे बढ़ती है और उस रस्सी को खींचने लगती है। तभी उस मेंशन के लोग बोलते हैं कि उसे मत खींचो, उससे दूर हो जाओ, बट मिसाकी रस्सी को खींच देती है, जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और मिसाकी दूर जाके गिरती है। वो लोग मिसाकी के पास आते हैं और उसे देखकर चौंक जाते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि ये क्या चीज है। दूसरे लोग बोलते हैं कि ये तो एक मशीन है और उसके ऊपर गन तान देते हैं। हीरो मिसाकी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर उनमें से एक आदमी उसे उठा के दूर ले जाता है। उसके बाद मिसाकी के सिर पे एक आदमी अपना पैर रख के उसके ऊपर गन तान देता है और उसे गंदी गंदी गालियां देता है। वो आदमी ट्रिगर दबा नहीं वाला था, पर तभी मिसाकी के आंखें लाल हो जाते हैं, जिससे वो डिफेंस मोड में एक्टिवेट हो जाती है। मिसाकी उस आदमी के पैर को मरोड़ के तोड़ देती है। उसके बाद वो दूसरे आदमियों के ऊपर भी हमला करती है। एक आदमी के गले में तो वो पूरा रोड ही घुसा देती है, पर तभी वो लाल शर्ट वाला आदमी हीरो को चारा बनाता है और मिसाकी को सरेंडर होने के लिए बोलता है। मिसाकी ये देखकर नॉर्मल हो जाती है और उस आदमी से घबराए हुए बोलती है, उसे कुछ मत करना, वो बस एक छोटा बच्चा है। वो आदमी बोलता है, मैंने कहा घुटनों पे बैठ जाओ अभी। मिसाकी घुटनों पर बैठ जाती है और उसे बोलती है, वो एक छोटा बच्चा है, उसे कृपया जाने दो। वो आदमी बोलता है, इस बारे में तुम्हें मेरे साथियों को मारने से पहले सोचना चाहिए था। मिसाकी उससे भीख मांगती है हीरो को छोड़ने के लिए। वो बोलती है, तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूंगी, पर वो आदमी अपने बात पे अड़ा हुआ था। वो बोलता है कि ये तुम्हारी गलती है और तभी एक गोली चल जाता है, जो कि केंटा ने उस आदमी के हाथ में मारा था। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। वो आदमी खून से लथपथ होके वहाँ से चला जाता है। मिसाकी हीरो को आके गले लगा लेती है। हीरो इतना डर चुका था कि वो रो रहा था। तभी केंटा मिसाकी को बोलता है, मेरे भाई से दूर रहो। मिसाकी बोलती है, केंटा घबराओ मत, गन नीचे करो। पर केंटा बोलता है, तुमने उन लोगों को मार दिया। जिसपे मिसाकी बोलती है कि वो तुम्हें चोट पहुंचाने वाले थे, बट केंटा बोलता है कि नहीं, वो हमें तुमसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। मिसाकी बोलती है कि वो इनोस की तरह नहीं है, ना ही वो उस साइबर की तरह है जिसने उन पर हमला किया था। वो महसूस कर सकती है, उसे दर्द होता है, उसे डर भी लगता है, लेकिन सबसे बढ़कर उसे प्यार का भी एहसास होता है उन तीनों के लिए। ये कहते हुए वो केंटा की तरफ आगे बढ़ती है। केंटा बोलता है, वहीं पे रुक जाओ। मिसाकी उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है, मैं इंसान हूँ या मशीन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम में से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। बट केंटा बोलता है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो, डैड ने तुम्हें वैसे ही बनाने के लिए प्रोग्राम किया था। जिसपे मिसाकी भी बोलती है, हाँ तुम शायद सही कह रहे हो, लेकिन इससे मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात कम सच नहीं हो जाती। केंटा गन पॉइंट करके बोलता है, दूर रहो। तभी हीरो साइड में से भागते हुए आता है और वो केंटा को नीचे गिरा के उस पे घूंसे मारने लगता है। मिसाकी उन दोनों को आके अलग करती है। हीरो बोलता है, तुम बहुत स्टूपिड हो केंटा, तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन तुम वास्तव में पूरी दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। डैड को हमारी परवाह नहीं है, लेकिन मिसाकी हमारी परवाह करती है। वो अकेली है जो ऐसा करती है, तुम उसे क्यों नहीं समझ लेते, तुम मूर्ख हो मूर्ख। मिसाकी हीरो को रोकती है। हीरो बोलता है, वो तुम्हें मारने वाला था, वो तुम्हारे सिर पे गोली मारने वाला था। जिसपे मिसाकी बोलती है, फिक्र मत करो, वो नहीं मारने वाला था। हम देखते हैं केंटा गन लेके वहाँ से जाने लगता है। मिसाकी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिसपे केंटा बोलता है कि रेका के पास। सीन चेंज होता है। मालकम उस रूम में सो रहा था। तभी कोकोरो उससे पूछती है, ये क्या है मालकम। मालकम बोलता है, मैंने अभी कुछ हद तक गहन विचार किया है। कोकोरो पूछती है, क्या तुम इसे मेरे साथ शेयर करना चाहोगे। मालकम बोलता है, मैं इसे जल्द ही तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, लेकिन मेरा गहन विचार एक प्रश्न खड़ा करता है, क्या मैं इसे पूछ सकता हूँ। कोकोरो बोलती है, हाँ बिल्कुल। मालकम पूछता है, वो क्या है जो तुम वास्तव में चाहती हो। जिसपे कोकोरो बोलती है, क्या वो तुम्हारा आकस्मिक गहन विचार था। मानव स्वभाव के बारे में मैंने पहले जो पूछा था तो उसे ही ले लेते हैं और इसे पलटते
कहते हैं, मुझे तुम पर थोड़ा आश्चर्य हो रहा है मालकम। मालकम बोलता है, क्वेश्चन को अवॉइड मत करो। कोकोरो बोलती है, स्काईनेट डोमिनेशन चाहता है। वो मानवता को अस्तित्वगत खतरे के रूप में सही ढंग से पहचानता है। वो दुनिया को किसी भी चीजों से छुटकारा दिलाना चाहता है, लेकिन मैं कुछ और चाहती हूँ। मालकम पूछता है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है कोकोरो? कोकोरो बोलती है, मालकम क्या कभी तुम्हारे किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? मालकम बोलता है, इस बिल्डिंग के प्रत्येक फाइल तक तुम्हारी पहुंच है, इंटरनेट पर, मेटाडेटा पर और स्कोर कोड के प्रत्येक भाग पर। इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर पहले ही पता होगा। कोकोरो बोलती है, हाँ तुम सही हो, मैं जानती हूँ। मेरे पास एक फाइल है जो मुझे बताती है कि तुम्हारा एक पत्नी है। तभी हम मालकम के माइंड में एक सीन देखते हैं जिसमें मालकम का पत्नी और उसके बच्चे एक साथ फोटो खिंचा रहे थे। कोकोरो बोलती है, पुलिस रिपोर्ट एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट का वर्णना करती है। हम देखते हैं रेखा और उसके मम्मी बस में एक साथ जा रहे थे। तभी उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसपे रेखा को बचाते हुए उसकी मम्मी मर जाती है। मालकम ये सब याद करने के कारण उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, 3 साल पहले आज के दिन अगस्त 30, 1994 था। आज मेरा जजमेंट डे था। ये सुनकर कोकोरो बोलती है, क्या ये उसकी मौत का मतलब है? मालकम बोलता है, जब ये पहली बार हुआ तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि क्या सोचूं। एक पल के लिए मैंने संभावना पर विश्वास किया कि शायद किसी ने उसकी हत्या कर दी है मुझ तक पहुंचने के लिए, मुझे रोकने के लिए। तभी कोकोरो बोलती है, तुम्हें मुझे बनाने से रोकने के लिए? जिस पर मालकम बोलता है, हाँ, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि ये कोई साजिश नहीं था और ये कोई भाग्य भी नहीं था। वो किसी बड़ी भलाई के लिए अपना बलिदान देकर नहीं मरी। वो इसीलिए मरी क्योंकि उसके सर पे एक मेटल पीसा के लगा था। उसकी मृत्यु दुखद और अर्थहीन थी। सीन चेंज होता है। टर्मिनेटर उस मेंशन में जाके पहुंचता है और मिसाकी के लोकेशन को जान के बाइक लेकर उनका पीछा करता है। दूसरी ओर केंटा केप टाउन पहुंच चुका था और उसके पीछे पीछे ये दोनों भी आ जाते हैं। मिसाकी पूछती है, केंटा वहाँ पे क्यों जा रहा है? जिसपे हीरो उसे बोलता है कि ये जगह उसके मॉम का फेवरेट था। अगर रेखा यहाँ पे आई है तो अभी भी यहाँ पे होगी। केंटा अकेला अंदर घुस जाता है और जोर जोर से रेखा को पुकारता है। तभी रेखा की आवाज उसे सुनाई देता है और वो आगे बढ़ने लगता है। वो एक घर के अंदर आता है जहाँ पे 3 दरवाजे थे। केंटा उनमें से एक दरवाजा खोल के अंदर झांकता है। तभी दूसरे दरवाजे से आवाज आने लगता है। केंटा उस दरवाजे के पास जाने ही वाला था पर वो दरवाजा ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से टर्मिनेटर निकलता है। तभी रेखा का आवाज आता है। वो बोलती है, केंटा तुम कहाँ हो? जिस पर टर्मिनेटर केंटा का आवाज में बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे लगता है तुम ऊपर थी, हिलना मत, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। दूसरे साइड रेखा बोलती है, ऊपर तो कोई नहीं है। केंटा ये जानता है तो वो अजीब क्यों हो रहा है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उस दरवाजे के पास आते हैं। तभी इको को सामने कोई दिखती है और वो उस पर टॉय गन से फायरिंग कर देती है। वो आगे बढ़ के हमला करने ही वाली थी पर मिसाकी उसे पछाड़ देती है। इको बोलती है, तुम? रेखा आके मिसाकी को बोलती है, ये हमारा दुश्मन नहीं है। इको पूछती है, वो फायरिंग मशीन कहाँ है? और वो जान जाते हैं कि केंटा को टर्मिनेटर ने पकड़ लिया है। हम देखते हैं टर्मिनेटर केंटा को बाइक पर कहीं ले जा रहा था और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाइयों, मैंने टर्मिनेटर के 6 एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया है और बस 2 ही एपिसोड बाकी हैं। आगे जो 2 एपिसोड आएंगे उसमें आपको थोड़े ट्विस्ट, टर्न और हाँ थोड़े सीक्रेट भी पता चलेंगे, मतलब कुछ गहरा रहस्य। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।